पत्रकार भाइयों, सबसे पहले तो हम आने बहुत लेट हो गया। यहाँ पर इतनी रास्ते ख़राब हैं, आने जाने में इतनी दिक्कत है कि बहुत समय लग गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राजश्री साहू महाराज की कर्मवीर नगरी, उन्होंने सबसे पहले, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि रिजर्वेशन दिया था जिसमें मुसलमान भी शामिल था, और उस समय सबके साथ उनके समय में इंसाफ हुआ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनके परिवार के लोग भी उसी रास्ते पर चल के न सिर्फ कोल्हापुर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अमन सुकून के लिए ज़रूर काम करेंगे, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर है। कुछ लोग जो है ये नाम देते हैं मुक्ति आंदोलन, और 14 तारीख के से 10 दिन पहले ये आह्वान कर रहे हैं कि चलो विशालगढ़, चलो विशालगढ़। जिस तरह से अयोध्या में बाबर के छाती पर चढ़कर मस्जिद को डिमोलिश किया, वही करेंगे। सरकार सो रही थी क्या? इसका मतलब ये कि सरकार जानती है इन चीज़ों को। छोटे छोटे, किसी ने अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस लगा दिया, उस पर केस हो रहा है। किसी ने कुछ गलत पोस्ट कर दिया, उस पर पकड़ा जा रहा है। परंतु इतना बड़ा वह आह्वान हो रहा है और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। और 13 तारीख को इन्होंने 144 लगाया। 13 तारीख, आपको सबको अच्छी तरह मालूम है, ये मजाक हो गया आज लॉ एंड ऑर्डर का। 13 तारीख को कई हजार लोग आके रुकते हैं यहाँ पर, और 14 तारीख को लोग ऊपर, पुलिस भी पूरा बंदोबस्त है। पुलिस रोकती है परंतु मानते नहीं है। पुलिस साथ जाती है ऊपर दरगाह के पास, वहाँ जाके वहाँ जाके तोड़म ताड़ शुरू होता है। लेकिन वहाँ की औरतों ने, सब ने मिलकर खड़े होकर लड़ाई लड़ी, तो भाग के नीचे भाग कर आए। और जिस तरह जाकर गाजापुर में इन लोगों ने नंगा नाच नाचा है, मैं समझता हूँ ये शर्म की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून की धज्जियां जिस तरह उड़ाई गई हैं। हमारे जैसे लोग मुंबई से चलकर इसलिए आए कि क्या हो रहा है देश के अंदर आज। मैं और वहाँ पर मस्जिद में घुसते वक्त यहाँ के जो हैं वो ऑफिसर महेंद्र पंडित वहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि महेंद्र पंडित को उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर सरकार के अंदर थोड़ी भी लज्जा है तो तुरंत उनको सस्पेंड करना चाहिए। आज ये हो रहा है। आज देखिए, वहाँ पर दलित लोग भी नीचे वहाँ पर हैं, वो सब मिले मुझे आज। वहाँ पर 100 दलित घर है, 100 दलित घर। उनकी पूरी रोजी रोटी उसी दरगाह से चलती है। जो लोग दरगाह पे आते हैं उनका सामान पहुंचाना, वहाँ जाना, उनकी सेवा करना। वो कह रहे हैं कि हम 14 तारीख के बाद हम लोग भूखे हैं, हमको कोई मदद नहीं मिली। औरतें दिखा रही हैं, हमारा होटल टूट गया, हमारी गाड़ियां टूट गई, हमारे घर में आकर अपना नीचे का कपड़ा उतार करके हमें बदतमीज दिखा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। क्या है ये मजाक हो गया ये? साहू महाराज की सरजमीन पर इस तरह का नंगा नाच और सरकार बैठ के तमाशा देखे। मैं समझता हूं कि ये एक सभ्य देश के लिए बिल्कुल जायज नहीं है। और इस तरह से, और अभी भी मैसेज भेजा जा रहा है कि जो है अभी और भी आगे कुछ करेंगे। इस तरह की चीजें हैं। 12 तारीख को जो है क्या नाम, संभाजी भिड़े साहब जो है, उनका जो है कोई उनकी सभा होने वाली है। वो सभा रोकना, ऐसे लोगों की सभाएं रोकिए जो लोग जो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर काम करते हैं। उस दरगाह पर 85% हमारे हिंदू भाई जाते थे, 15% खाली मुसलमान जाते थे। सबकी रोजी रोटी रुक गई वहां पर। सरकार की तरफ से बड़ी उदासीनता है। और अभी 144 लगा दिया, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। हम लोग जा रहे थे, बोले गिनती के लोग जाओगे, पहले नाम भेज दो आप। कोई रिलीफ लेके आ रहा है, रिलीफ लेके नहीं जा सकता। कोई फोटो नहीं खींच सकता। अरे अपनी बेशर्मी की फोटो कब तक छिपाओगे? हमारे पास फोटो आ चुकी है, पूरे देश में फोटो भेजी जा रही है, परंतु सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम 3 दिन तक, 14, 15, 16 तारीख तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब चारों तरफ से आवाज उठना शुरू हुई है तो थोड़ा कुछ कार्रवाई हो रही है। मेरी मांग है कि वहां के रहने वालों को तुरंत जो है रोजाना का जिनकी रोजी रोटी चली गई है, उस फैमिली को 1000 रुपया कम से कम देना चाहिए जब तक वो नहीं होती। और तुरंत 144 हटाओ और दरगाह पे लोगों को आने जाने दो, जिंदगी मामूल पर लाओ, ताकि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। और जिन लोगों को, देखो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग वहाँ पर, ये एक नाम था वहाँ पे, क्या नाम है वो बेग, क्या नाम पूरा, सागर बेग ने कहा हिंदू की मुसलमानों लाड़ियाओं का घर जला दो, ये इस तरह का, उसका नाम ही नहीं आया कहीं, उसको कहीं पकड़ा ही नहीं। बहुत सारे लोग जिनकी वीडियो में है, दिख रहा है कि ये लोग उस पर जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वहां पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं पकड़ा ही नहीं गया है।
और दिखाने के लिए सिर्फ 20-25 लोगों को पकड़ा गया है, जबकि कई हजार लोग आए थे। और उन पर जो सेक्शंस लगे हैं वो सेक्शन बहुत हल्के हैं। मैं सरकार से एक बार नहीं, असेंबली में 10 बार बात कर चुका हूँ, चिट्ठी लिख चुका हूँ कि सर एक ही काम कर दो कि जो कोई भी धार्मिक चीज़ों पर या किसी देवी देवता के बारे में या पैगम्बर इस्लाम के बारे में या किसी कुरान शरीफ के बारे में, किसी वेद के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई भी अपमानित बात करता है, उनको अपमान करने का, तो उनको टेररिज्म से कम लॉ में बंद नहीं किया जाए, उन पर टेररिज्म का कानून लागू किया जाए। मैं गारंटी से कहता हूं कि महाराष्ट्र का या देश का 70% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा सिर्फ इसीलिए होता है कोई किसी की मस्जिद पर डगट फेंक दिया, कोई किसी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में गलत बोल दिया, किसी ने पैगम्बर इस्लाम के बारे में बोल दिया, पूरे देश में उधमबाजी शुरू हो जाती है और उसके बाद लोग पकड़े जाते हैं, प्रॉपर्टीज नुकसान होती है, जेल में जाते हैं लोग, मुकदमे बनते हैं, पुलिस बिजी हो जाती है। इसका एक ही रास्ता है कि टेररिज्म, टेरर तो है, इसी को टेररिज्म कहते हैं, उनको टेररिज्म के लॉ में बंद करो। जो लोग आपस में इस तरह की चीजें मजहबी रिलीजन के ऊपर जो लोग हम हल्ला बोलते हैं ना, उनको 153A काफी नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। सरकार 153A लगाती है और 153A लगाने के बाद सैंक्शन भेजती नहीं है, थोड़े दिन बाद उनकी बेल हो जाती है, केस खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आज हजारों साल से भाई भाई की तरह से रहते हैं और ये लोग रोजाना ऐसी चीजें लाते हैं। कहीं लाएंगे लव जिहाद। अगर किसी मुसलमान ने शादी कर लिया किसी हिंदू से, वो लव जिहाद हो गया, और किसी हिंदू ने मुसलमान से शादी कर लिया तो मंत्री जी जाकर उसको फूल पिला रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये भाई, ये किस जमाने से लोग हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू से शादी करता है, आपस में भाईचारगी यहाँ पर है। लेकिन आज जो सरकारें बैठी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ, रुको ना, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। अब वहां जो लोग हैं, सरकार नौकरी दे नहीं सकती। रिकॉर्ड है 35-45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज। और लोग अगर खुद कहीं खोंजा लगा करके, कहीं बेचारे छोटे छोटे घर बना करके लोगों की सेवा करके अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, तो उनको भी सरकार तोड़ देगी। ये कैसे चलेगा? 1999 के पहले जितने भी घर बने वहां पर, वो सब लीगल हैं, लेकिन लीगल घरों को जिनको स्टे है वो घर भी टूटे हैं और जानबूझ के तोड़े गए। किसी मुसलमानों के घर ज्यादा तोड़े जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। और मुसलमान इस देश में बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। 1947 को मुसलमान अपनी गठरियां बांध करके पाकिस्तान जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हो पाकिस्तान, हमने मुसलमान कंट्री बनाया, लेकिन हमारे नेताओं ने, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया, उन्होंने कहा मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, इसमें तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हें ताजमहल का हुस्न रोकता है, तुम्हें लाल किला पुकार रहा है, तुमने इसी गंगा में वजू करके नमाज पढ़ा है, तुमने कुर्बानी दी देश के लिए। इस देश का कानून बनेगा जिसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर सबके लिए एक कानून होगा। कहाँ कानून एक है? कौन सा कानून एक यहाँ पर है? बाबरी मस्जिद का केस आपने देख लिया अच्छी तरह से। जज साहब कहते हैं कि वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। 6 और 1949 की रात को जो मस्जिद में मूर्ति रखी गई वो क्रिमिनल एक्टिविटी थी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, क्रिमिनल एक्टिविटी थी, लेकिन मेजॉरिटी चाहती है इसलिए इसको मंदिर बना दिया जाए। मान लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये कानून पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर कि 1947 में जो भी मस्जिद, मंदिर या कोई भी ऐसी चीजें रिलीजियस, जो भी चीजें जिस पोजीशन में थी वैसी रहेंगी, सिर्फ बाबरी मस्जिद को या जो है उसको छोड़ करके, या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद जो भी कहें आप, छोड़ करके। उसके बाद आज रोजाना आप उसी में लगे हुए हो। देश की हालत खराब है। आज देश का एक एक बच्चा 2,62,000 रुपए का कर्जदार है। जो बच्चा आज पैदा हो गया, कर्ज उस पर बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बेईमानी बढ़ती जा रही है। और देश को कहां ले जा रहे हैं लोग? देश सोने की चिड़िया कब था? जरा हिस्ट्री उठा के देखिए। जो देश सोने की चिड़िया था जब अंग्रेजों ने हमला किया था, आज तो कागज की भी चिड़िया नहीं रह गया देश। हमें अफसोस है आज कि कुछ लोग जो है इस देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। आइए, हमने बहुत बात किया कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब क्या करेंगे मुझे मालूम है, पुलिस भी क्या करेगी? जो ऊपर से आदेश आता है वही करते हैं ये लोग जो है गुलाम है आदेश के, कानून से काम नहीं कर सकते ये लोग। हमें अफसोस है। हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो है वहां पर विशालगढ़ में नॉर्मल लाइफ की जाए, 144 हटाया जाए, पुलिस का बंदोबस्त किया जाए वहां पर, और वहां पर जो लोग आए जाएं अपने लिए उसको दर्शन करने के लिए, लोगों को नौकरी मिले और जितना भी नुकसान हुआ है सब भरपाई मिले, और जिन लोगों ने आह्वान करके वहां गए उनके ऊपर टेररिज्म का कानून लागू किया जाए। संभाजी राठौर जी के भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
आह्वान किया, उसके बाद ये सब भी वहाँ पे थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि संभाजी राजे की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शाहू महाराज जी के वंशज हैं। देखिए, साहू महाराज के वंशज को मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। साहू महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं यही कहूँगा, यही विनती करूँगा कि साहू महाराज का जो नाम रोशन है महाराष्ट्र में, उसको खराब नहीं करना चाहिए। उनके परिवार के लोगों को मिल करके उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, क्या विशालगढ़ इंसिडेंट को आप टेररिज्म एक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं? 101 टेररिज्म होता क्या है? टेरर फैलाना टेररिज्म है ये। और मैं कह रहा हूँ, विशालगढ़ का हो या कोई भी ऐसा मसला हो जहां भी धर्म के खिलाफ किसी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हो, इस स्टैंडर्ड के लोगों के खिलाफ कोई भी यदि एक लफ्ज अपमानित करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग सड़क उतर जाते हैं, घर जला डालते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं, आंदोलन शुरू हो जाता है। इन सब को रोकने के लिए टेररिज्म लॉ लागू करेंगे, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। इस घटना के बाद पुलिस की ओर से न्यायालय को बताया गया है कि जिस दिन सब इंसिडेंट हुआ, दिन बारिश बहुत थी, सामने का कुछ वहाँ पे मौसम खराब था, सामने का भी कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए हम जो कुछ तो दंगल कर रहे थे उसको पकड़ नहीं पाया। सहमत है इस बयान से? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सहमत, जब 10 दिन पहले से वायरल हो रहा था वीडियो, तो उसी दिन उन लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था जो लोग इस तरह से नफरत के वीडियो दे रहे थे। सबसे पुलिस की नाकामी है। 13 तारीख के लोग आए, 13 तारीख को उनको वहां भगा देना चाहिए। आप जो है उसके बाद पुलिस के उनकी मतलब उनकी इतनी ताकत, इतना दादागिरी कि ये ऊपर चढ़ गए और साथ में पुलिस भी गई। शर्म आना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विशालगढ़ पर दोनों के जो मैंने वो दोनों साइड टू साइड, और इसको जो धार्मिक रंग दे रहे हैं वो इस तरह गलत है, क्योंकि जो पहला अतिक्रमण निकाला वो प्रकाश पाटिल नाम के लोगों का निकाला, तो इसको जातीय रंग क्यों दे रहे हैं? अगर जा करके गाजापुर में मस्जिद में घुस के तोड़ा जातीय रंग नहीं है ये। जा करके मुसलमानों घरों को बर्बाद कर दी, जातीय रंग नहीं है ये। घर में घुस कर औरतों के सामने कपड़े उतार करके बदतमीजी करना, ये जातीय रंग तो यही है। कुरान शरीफ जला देना, ये जातीय रंग नहीं है क्या? और ऊपर चढ़ करके घर तोड़ना, ये किसने सिखाया? अगर घर को डिमोलिश करना है तो सरकारी यंत्रणा, सरकार के लोग जाएं, नोटिस दें, तोड़ें उनसे। लेकिन ये लोग हथियार लेकर आए और ऊपर चढ़ गए और किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो सबसे बड़े जो है फेलियर है सरकार का और पुलिस का। और दरगाह पे जाकर ये करना, मैं समझता हूँ ये जाति है। विशालगढ़ में जो अतिक्रमण है इसके बारे में आपका क्या? मेरा कहना है कि अतिक्रमण तो देश में बहुत है। एक किनारे जगह बनी हुई है, लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। जो सरकार, जिनके पास घर नहीं, सरकार उनको घर बना के दे देवे। अगर वो रोजी रोटी कमा रहे हैं तो सरकार उनको रोजी रोटी दे देवे, सब तोड़ देवे। कौन मना कर रहा है? सरकार रोजी रोटी नहीं दे सकती, सरकार घर नहीं दे सकती, लोग बेचारे खुद बनाए कर रहे हैं, तो सरकार को कम से कम थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए। आप दिल्ली जाइए ना, दिल्ली में बड़े बड़े बंगले बने हैं इलीगल। बॉम्बे जाइए ना, दिखाओ पूरी पूरी बस्तियां इलीगल बनी हुई हैं। लेकिन आप यहाँ पर वहाँ जाकर तोड़ रहे हैं। और कुछ लोग आह्वान कर रहे हैं, लगातार आह्वान कर रहे हैं कि चलो विशालगढ़, चलो विशालगढ़। क्या मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है जाति दंगल है। मतलब अतिक्रमण को आप सपोर्ट करते नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अतिक्रमण कहीं का भी हो, अतिक्रमण जब होता है ना, तो हर डिपार्टमेंट में ऑफिसर बिठाए गए हैं, उनको सैलरी मिलती है। जिस दिन अतिक्रमण उस दिन तोड़ दो आप उसको, 5 दिन में तोड़ दो, 10 दिन में तोड़ दो। और जब अतिक्रमण होता है उसका पैसा लेते हैं लोग, वहां के उससे पैसे लेकर बनता है, और उसके बाद कुछ साल के बाद तोड़ते हैं। तो सबसे पहले जिसकी ड्यूटी में ये अतिक्रमण हुआ था ना, उनको सस्पेंड करो, उसके बाद तोड़ो उसको। सर, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से धार्मिक वायलेंस बढ़ रहा है, इसलिए होम मिनिस्ट्री इसके बारे में जिम्मेदार है, आपको लगता है कि? ऐसा है कि वायलेंस और शायद बढ़ेगा, बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्शन आ रहा है ना, तो बढ़ेगा। अभी देखिए मुंबई के अंदर यहाँ पे जो है एक उधर अपना धारावी में कोई मुस्लिम लड़के ने कोई लड़की के साथ बदतमीजी किया, कुछ उसका शायद हत्या उसकी हुई। बहुत चल रहा, मुसलमान ने किया। मैं उसी मुंबई के अंदर शील फाटा एक जगह है मुमरा के पास, शील फाटा में मंदिर के पुजारी ने एक लड़की का रेप करके मार डाला। कहीं कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा भाई? आप वो मुसलमान इसे दिखा रहे हो। अरे भाई, इसको आप क्यों दिखाते हो? मैं पूछता हूं कि उन्नाव के अंदर एक बीजेपी का मिनिस्टर सजा काट रहा है रेप में, वो उसको आपने नहीं बोला कि कौन से पार्टी का है या कौन से धर्म का है। हाथरस के अंदर लड़की को जला दिया, कौन सी पार्टी का आदमी था?
कोई नहीं बोल रहा है। और जो है ब्रिजेश ये ब्रिजभूषण महिला पहलवानों ने इतनी कंप्लेन किया, उसके लड़के को टिकट दिया गया, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। कौन से धर्म का है वो? इस तरह से जो आज हो रहा है BHU में रेप केस में बीजेपी के लोग पकड़े गए, कोई रंग नहीं दे रहा है। एक मुसलमान, मैं कहता हूं कि मुस्लिम हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, जो भी व्यक्ति गलत काम करता है उसके साथ सख्ती से निपटो, लेकिन धर्म को क्यों लाते हो? हर धर्म में अच्छे लोग भी बुरे लोग भी हैं, हर पार्टी में अच्छे। और पार्टी तो लाखों और करोड़ों लोगों का समूह होता है, उसमें अच्छे लोग भी आते हैं, खराब लोग भी आते हैं। लेकिन आप किसी पार्टी का नाम लेके, अभी जो हुआ अयोध्या में, किसी आदमी को पकड़ा गया, उसको समाजवादी पार्टी का आदमी है वो, उसको जो है उसकी दुकानें तोड़ दी गई। अभी तक गुनाह साबित नहीं हुआ कि सही है या गलत। कोर्ट में जाएगा, केस चलेगा तो मालूम पड़ेगा सही है कि गलत है, लेकिन उसका सब, उसकी बेकरी पूरी तोड़ दी गई। और इस तरह से हो रहा है। मैं समझता हूं ये कौन सा कानून है जो घर तोड़ने के बना है? अगर वो आदमी गुनहगार है, उसकी बीवी गुनहगार है क्या? उसके बच्चे गुनहगार है क्या? उसके परिवार के लोग कहाँ रहेंगे? आप जो सबके घर तोड़ते जा रहे हो, ये कौन सा संविधान, कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि कोई आदमी क्राइम करे तो उसका घर ही तोड़ दो? ये क्या है? अगर घर इलीगल था तो उसी दिन तोड़ देना चाहिए जिस दिन घर बनाया उसने। आप इंतजार कर रहे हो कि कोई क्राइम करेगा तो घर तोड़ देंगे? ये जो नया फैशन चला है ना, ये बहुत गलत है। और जितना नाम लिया, मैं किसी का घर नहीं टूटा है, घर किसी का नहीं टूट रहा है, सिर्फ टूट किसका रहा है? मुसलमानों का। बीजापुर मामले में अभी जो ये सामने आ रहा है कि उसमें संभाजी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, तो उसको सामने रख के कोई बोल नहीं, अननोन पर्सन है ऐसा लोग पुलिस बोल रही है। तो आपने वहाँ देखा होगा तो आपकी कंप्लेंट की? हाँ, किया उन्होंने। तो ये संभाजी पीढ़ी के आगे है? देखिए, मुझे नहीं मालूम। जो अगर लोग कह रहे हैं कि उनके आदमी हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिसके आदमी भी हैं, लोग कह रहे हैं कि कोल्हापुर के लोग नहीं थे, ये लोग बाहर के लोग थे, और बाहर के लोगों ने आकर के इस कोल्हापुर के में आकर के इन्होंने उद्दंगबाजी किया है। मैं समझता हूं कि हमारे जो है ये शाहू महाराज के परिवार के लोग हैं, इनको आगे आकर के ऐसे लोगों के खिलाफ, मजबूत लोग हैं वो शाहू महाराज के परिवार के लोग हैं, आगे आइए। जो लोग भी आकर यहाँ हुड़दंग कर रहे हैं उनको अरेस्ट करवाइए और उनके खिलाफ केस करवाइए। अभी घटने को घटने अभी 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन अभी आज आप आए हो और जो अभी जो ठंडा पड़ा है उसको फिर से आप गर्म करना चाहते हैं? ऐसा पालक मंत्री हासिल मुश्किल है? नहीं, पालक मंत्री बेचारा उस पार्टी में है, इसलिए कह रहे हो, उनकी मजबूरी है बोलने की। लेकिन जब मुझे बंद कमरे में मिलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे वो। सुनिए ना, मैं पहले आना चाहता था लेकिन मुझे नहीं आने दिया। उसके बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ा, पार्लियामेंट में 2 काम था, फिर मुझे एक काम और पड़ा। फिर मैंने पूछा, कलेक्टर ने बोला प्लीज मत आइए, प्लीज 2 दिन रुक जाइए, फिर 4 दिन रुक जाइए। अभी भी कह रहे थे रुक जाइए, लेकिन मैं जबरदस्ती आया हूँ। अभी फ्लाइट नहीं थी तो मैं गाड़ी से आया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ इसके ऊपर कुछ वो राजनीतिक रोटी सेक रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे, मंदिर में पूजा हो, मस्जिद में अजान हो, सब भाई भाई की तरह से रहें, यही हमारा सपना है। मिर्जापुर में जब ये घटना घटी 14 को, उसके बाद एक हफ्ता कोल्हापुर के पालक मंत्री कोल्हापुर नहीं थे, लेकिन मिर्जापुर नहीं गए, उनके का पॉलिटिकल दबाव था या क्या हो सकता? भाई, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आज जो है ना बीजेपी कहती है कि मुसलमानों ने वोट दिया जो है इंडिया अलायंस को। हमसे बात करते हैं अंदर कि एक तरफ से इंडिया अलायंस को वोट गया माइनॉरिटी का, इसलिए गया कि आप माइनॉरिटी को डराते हो, कहते हो कि माइनॉरिटी को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें। माइनॉरिटी का जो है आप लोग एक भी मंत्री बनाने को तैयार नहीं हो, उनकी तादाद के मुताबिक उसको टिकट देने को तैयार नहीं हो। लेकिन आपने जिससे हाथ मिलाया चंद्रबाबू नायडू से, वो जो है ना एक हर हाजी को 1 लाख रुपया दे रहे हैं, वो रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो जहाँ जितनी आबादी है वहाँ कब्रिस्तान के लिए जगह दे रहे हैं, ये सब वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को भी ये काम करना चाहिए। हम कोई किसी के बदवा मजदूर नहीं है। अब हमने वोट किसको दिया? हमने वोट दिया मुसलमानों को। किसको वोट दिया? बीजेपी के खिलाफ वोट दिया कि बीजेपी मुसलमानों को डरा रही है। जिसको वोट दिया, किसको दिया? शरद पवार साहब को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, और जो है उद्धव ठाकरे जी को वोट दिया। मगर मुझे अफसोस है, मैं टीवी के सामने कह रहा हूं कि इतना बड़ा वाकया हुआ, उद्धव जी ने कुछ नहीं बोला, हम उनको वोट दे रहे हैं। शरद पवार साहब का कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं बोला। किसके पास जाएं हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं कि भाई इंसाफ होना चाहिए बस। लेकिन इंसाफ के लिए भी
हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। जी लीगल है, बहुत सारा लीगल है उसमें, बहुत सारे 1999 के पहले जो बने वो सब लीगल है, स्टे मिला हुआ है उनको, कुछ इलीगल भी होंगे, सरकार नोटिस देवे तोड़े, उसको कौन मना कर रहा है। लेकिन हथियार लेकर कुछ लोग तोड़ने क्यों आ रहे हैं? क्या सरकार के पास मशीनरी कम हो गई है? क्या सरकार पे आदमी अधिकारी नहीं है? एकच उदाहरण देतो, सुभाष पाटील म्हणून केळवड्याच्या धरणात जमीन गेली त्याच्या बहिणीला पुनर्वसनामध्ये वर करून दिलं, पुनर्वसन गव्हर्नमेंटनं, आणि ते घरात नसताना गव्हर्नमेंटच्याच लोकांनी परत पाडलं। मग लिगल काही विचार करा। सर देवेंद्र फडणवीस ने अभी हाल में एक स्टेटमेंट दिया था कि 158 जो इंक्रोचमेंट ये था मतलब अभी 80 गिराए गए हैं, डेमोलिश किए गए हैं एंड द इंक्रोचमेंट ड्राइव विल कंटिन्यू एट द अफेक्टेड विलेज। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए मैं समझता हूँ, देखिए मैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे देश में रिश्वत माई जो है ना बहुत जोर में है। पैसा दो बना लो घर, 2 माले का 4 माला कर लो, ये रिश्वत खत्म कर दो ना भाई, और एक्शन लो। कोई किसी की हिम्मत नहीं बनाने की है, लेकिन आप ऐसा रास्ता बनाते हो, गरीब आदमी के परिवार बढ़ जाता है तो एक थोड़ा और बढ़ा लेता है। कोई बंगला तो नहीं बना रहा है, झोपड़े बना रहे हैं। आप उनके झोपड़े को उनको घर दे दो रहने के लिए। सरकारी जमीनों पर रहे, गांव में रहने वाले लोग, उनके पास घर नहीं है, तो फिर ये करते हैं। इस तरह से आपका तोड़ना, इंक्रोचमेंट करना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही नहीं है। आप उसको लीगलाइज कीजिए, फाइन लीजिए उनसे, और लीगलाइज कीजिए, और जिनके पास घर नहीं उनको घर दीजिए। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी कितने सीट का? देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस में अलायंस किया, और हमारी 5 सीटें यूपी में थी, 37 सीटें हो गई। हमारा टेम्पो थोड़ा और हाई हो गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल ने बहुत अच्छा काम किया है। देश के संविधान को बचाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। हमारी यही निवेदन है अखिलेश भाई से भी और इंडिया अलायंस या महाविकास अघाड़ी से कि वोटों का बंटवारा ना हो। आप सब मिल करके सीटों का बंटवारा जल्द कीजिए ताकि 1-to-1 फाइट हो। आप लिख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर होती है तो बीजेपी की सरकार मजबूत हो जाती है। जब समाजवादी पार्टी जो है मजबूत होती है तो बीजेपी की सरकार नहीं आती है। इसलिए देश में वही लोग चुन के आना चाहिए जो गांधीवादी हों, जो अम्बेडकरवादी हों, जो देश के संविधान की रक्षा करते हों। इसीलिए हमारा अलायंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने कोई सीटें तय नहीं किया है। श्री अखिलेश जी बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी से, वो जितनी सीटें तय करेंगे उससे हम लोग लड़ेंगे। जी वोट के बारे में केंद्र सरकार से जो अधिवेशन चालू है उसमें कुछ सुधार करने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे? देखिए वक्फ बोर्ड की ज़मीनें वो ज़मीनें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़मीनें कहीं दे दिया, उन्होंने किसी मस्जिद को, किसी मदरसे को, किसी यतीम खाने को, इस तरह से दी ज़मीनें हैं। वक्फ बोर्ड उसका जो है देखभाल करता है। अब उसमें संशोधन करके मुझे लगता है कि ये सरकार मुसलमानों के लिए तो अच्छा नहीं करेगी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे ज़रूर कि हमको और भी हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हमको न मिलने पाए। हमें यही उम्मीद है। आज मराठवाड़ा में दौरा है, तो मराठा समाज के लोगों ने उनको आप कैसे देखते हैं जो बयान है राज्य की? देखिए राज ठाकरे जी जो है ना नफरत की राजनीति करते हैं। हम महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय बहुत आए हैं और हम मराठी भाइयों के बहुत ही अभिनंदन करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं कि महाराष्ट्र में भूखे प्यासे लोग आए और यहाँ आकर के रोजी रोटी कमाया। इन्होंने मराठी और उत्तर भारतीय के बारे में चलाया, उन्होंने हिंदी मराठी के बारे में चलाया। 14 MLA उनके पहले चुन कर आए थे, झंडे में उन्होंने हरा रंग भी लगाया था, लेकिन वो सब बेकार हो गया उनके बेचारे के। मुझे लगता है एक भी MLA शायद अभी है कि नहीं, एक MLA बचे हैं उनके, नगर सेवक चुन के आए तो भी चले गए। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए, आप जो है इस तरह से किसी के खिलाफ कुछ नहीं। ये महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां जो इस देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पूरी दुनिया के लोग आते जाते हैं। अपनी पार्टी बढ़ाइए, कौन मना करता है, लेकिन ये नफरत की राजनीति बंद कीजिए। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में आप क्या? देखिए ऐसा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन लाने वाले थे एनसीपी और कांग्रेस के लोग। हम सोए हुए थे। उन्होंने एक दिन हाउस में कहा
कि हम 16% मराठा, 5% मुस्लिम का रिजर्वेशन नौकरी में और एजुकेशन में ला रहे हैं। हमने तालियां बजाई। उसके बाद उन्होंने उसका जो है बिल नहीं लाया। 6 महीने खत्म हो गया तो फडणवीस सरकार आ गई, उन्होंने बिल लाया मराठा के लिए, मुसलमानों को बाहर कर दिया। कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा मराठा रिजर्वेशन नहीं टिकेगा, नहीं टिकता, नहीं मिल सकता, लेकिन मुस्लिम को एजुकेशन में देना चाहिए। किसने कहा? कोर्ट ने कहा। अब कोर्ट से ज्यादा कौन कानून जानता है? और अगर कांग्रेस एनसीपी ने ये बिल लाया था तो कांग्रेस एनसीपी ने सोच समझ के लाया होगा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, उन्होंने नहीं दिया रिजर्वेशन। मैंने हाउस में खड़े होकर क्वेश्चन किया, मंत्री ने जवाब दिया कि रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिल सकता। मैंने पूछा लाए क्यों थे तुम फिर? वोट के लिए लाए थे। यानी जब तक सेंटर में, पार्लियामेंट में इसमें अमेंडमेंट होकर के कोटा बढ़ेगा नहीं रिजर्वेशन का, उस वक्त तक नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं मुसलमानों को रिजर्वेशन ये लोग देना नहीं चाहते। अब जो इलेक्शन आ रहा है, हम सवाल करेंगे कांग्रेस और एनसीपी से कि आपने ये बिल लाया था, हमको वादा कीजिए कि आने के बाद आप रिजर्वेशन देंगे। प्रकाश आंबेडकर जी अभी तीसरी लड़ाई करने की सोच रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, आपसे बातचीत हो रही है? आपकी सलाह? मैं बचपन से सुना हूं कि एक बिल से दोबारा डसा नहीं जाता आदमी, आजमाए को आजमाया नहीं जाता। यही काफी है मेरा बोलना। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। वो तो हम वहाँ का सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जो है जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कीजिए, हम समाजवादी पार्टी इसमें आएगी। हाँ, है ये पहले से ना। धन्यवाद भाई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।